इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत होती है जेन नाम की एक लेडी को दिखाते हुए जो एक सुनसान बीच के किनारे पर पहुंच गई थी। दरअसल तूफान के कारण जेन की बोट कल रात ही पूरी तरीके से डूब चुकी थी और अब जेन लगातार लहरों की वजह से इस बीच पर आ चुकी होती है। जेन बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसने ऐसी कंडीशन पहले कभी फेस ही नहीं की होती। अब जेन जब कैसे भी करके किनारे पर वापस आती है तब उसे अपने एक साथी ब्रैड की लाश मिली थी। जेन बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही होती। जेन सबसे पहले ब्रैड की बॉडी को पानी में से बाहर निकाल के कोने पर लाती है और अब वो चारों तरफ देख रही होती है कि उसे कोई मदद मिल जाए। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि पूरे आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ वही अकेली होती है। जेन ने अपने साथी ब्रैड की लाश एक जगह पर रख दी और थोड़ा जंगल में चली गई खाना ढूंढने के लिए। छानबीन करने के बाद जेन को पास ही में रखे कुछ बैग्स दिखाई देते हैं। उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन रखी गई थी जो कुछ ही साल पहले एक्सपायर हो चुकी होती हैं, जिसका मतलब ये था कि जेन से पहले भी यहाँ पर कोई रहा होगा और ये सारा सामान भी उन्हीं का हो सकता है। जेन उन सामानों को पूरी तरीके से इकट्ठा करने लगी थी। उसमें तो आग जलाने के लिए माचिस और कुछ प्लास्टिक के सामान मौजूद थे। हालांकि जेन ने ये सारी कंडीशंस पहले फेस नहीं की हैं, लेकिन उसे इतना तो पता है कि ये छोटी छोटी चीजें भी उसकी काम आ सकती हैं। इसीलिए जेन ने माचिस के साथ साथ सारे प्लास्टिक की चीजों को भी अपने पास रख लिया था। अब जेन जैसे ही थोड़ा आगे जाती है तभी उसे लकड़ी का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर मिला था। वो पूरा खोखला होता है, इसीलिए जेन उसके अंदर आराम से जा सकती थी और ये जेन के लिए बहुत ही अच्छी सोने की जगह हो सकती है रात के समय, क्योंकि जल्दी यहाँ पर रात हो जाएगी और टेम्परेचर काफी नीचे गिर जाता था। हालांकि जेन को अभी तक कुछ भी खाने के लिए मिला नहीं होता और अब रात होने के बाद उसे खाली पेट ही सोना पड़ता है। सुबह होने पर जेन जब बीच पर वापस आई तब उसने नोटिस किया कि ब्रायन की डेड बॉडी से बहुत ही ज्यादा बदबू आने लगी है। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो बाद में ब्रायन को दफना देगी। जेन को ये भी डर लग रहा था कि ब्रायन की इस तरीके से बॉडी के स्मेल करने के कारण कई सारे जंगली जानवर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते थे। इसीलिए कहीं न कहीं पर तो ब्रायन की बॉडी का ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ जेन ने देखा कि पानी के पास कई सारी मछलियाँ अपने आप ही बाहर निकल चुकी हैं और ये जेन के खाने के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त तो वो पानी में जाकर शिकार करने से रही। इसीलिए जेन ने पानी से बाहर निकली हुई मछलियों को इकट्ठा कर लिया जिससे कि वो बाद में खाएगी। पूरा बीच इसी तरीके से कवर करने के बाद जेन कुछ पत्थर वाले इलाकों में आ जाती है। जेन को देखने से अंदाजा हो गया था कि शायद इसी जगह पर उन सारे मरे हुए लोगों की लाश दफनाई गई होगी। ये वही लोग थे जिनके के सामान अभी बीच पर छूटे हुए हैं। जेन तो अब इसी जगह पर ब्रायन की बॉडी को भी दफनाने का डिसाइड करती है। उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा और ब्रायन की डेड बॉडी को उसके अंदर डालकर दफन कर दिया। हालांकि जेन ने अपने साथी की मदद की, पर अब उसकी मदद करने के लिए बीच पर कोई भी नहीं होता। इन्हीं सारी चीजों के कारण जेन बहुत ही ज्यादा डर रही थी। बहुत ही ज्यादा भूख लगने पर जेन ने तो वो सड़ी हुई मछलियां ही खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसके पास और कुछ भी ऑप्शन नहीं होता अपना पेट भरने का। उसका तो हर एक पल बहुत ही ज्यादा मुश्किल से गुजर रहा था। अब जेन किसी भी तरीके से एक और रात गुजार लेती है। सुबह होने पर जब जेन किनारे पर आई तब उसने देखा कि ब्रैड की डेड बॉडी को किसी ने जमीन में से बाहर निकाल के पूरा का पूरा खा लिया है। चारों तरफ उसके बॉडी के खून फैले हुए थे। ये देखकर जेन बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि ये काम किसी खतरनाक जानवर का हो सकता है। अब वो जानवर कितना ज्यादा खौफनाक होगा इसके बारे में जेन को आइडिया नहीं होता, लेकिन वो इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा सतर्क हो गई थी। अपने प्रोटेक्शन के लिए तो जेन ने लकड़ियों से हथियार बनाना भी स्टार्ट कर दिया होता है। वो लकड़ी के एक सिरे को बहुत ही ज्यादा नुकीला कर रही थी जिससे कि एक भाला बनाया जा सके, क्योंकि अगर जिस भी जानवर ने ब्रैड की बॉडी खाई है वो जरूर इस जगह पे और भी खाने की तलाश में आएगा। जेन तो उस रात अच्छे से सोई भी नहीं, पर अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पर कोई भी जानवर या फिर इंसान नहीं आया था, यानी कि जेन अब तक तो उस जगह पर पूरी तरीके से सेफ है। पर अब धीरे धीरे बची हुई मछलियां भी खत्म हो जाती हैं और उसके पास खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। जेन को लग रहा था कि उसे कोई बचाने नहीं आएगा और वो यहीं पर मर जाएगी। तभी अचानक उसे पानी के अंदर एक ब्रीफकेस तैरता हुआ दिखाई देता है। जेन थोड़ा सा खुश होकर तुरंत ही पानी में कूद गई थी ब्रीफकेस को लेने के लिए। कैसे भी करके वो ब्रीफकेस के पास तो पहुंच जाती है, लेकिन जेन को एहसास हुआ कि पानी के नीचे कोई तो मौजूद है। जेन ने जब पानी के अंदर मुंह डालकर देखा तब उसे जमीन पर बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। ये गड्ढा तो बहुत ही ज्यादा गहरा लग रहा था और जेन ने तो ऐसी चीजें अपनी लाइफ में पहली बार
बार देखी होती है। जेन जल्द से जल्द ब्रीफ केस को लेकर पानी से बाहर निकल गई थी और अब वो लगातार चेक करने लगी थी कि बॉक्स के अंदर आखिरकार मौजूद क्या है। ब्रीफ केस को खोलने पर जेन को उसके अंदर कई सारे बच्चों के कपड़े दिखाई दिए और उसके अंदर बहुत सारे फोटोज भी थे जो एक फैमिली का हो सकता है। जेन ने सारे के सारे कपड़े अपने पास रख लिए जो उसके आगे चलकर काम में आ सकते हैं। फोटोज में उन फैमिलीज के बैकग्राउंड में यही आइलैंड दिखाई दे रहा था। जेन तुरंत ही समझ जाती है कि शायद से ये वही फैमिली मेंबर्स हैं जो इस आइलैंड पर फंस गए होंगे और बिना खाना पानी और मदद के कारण वो लोग एक एक करके मरते गए और उन्हीं की डेड बॉडीज बीच पर दफनाई गई है। जेन को कहीं न कहीं लग रहा था कि काश उन फैमिली मेंबर्स में से कोई तो मेंबर्स बचा हो जिससे कि वो एटलीस्ट यहाँ पर अकेली तो ना रहे। जेन अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें सोच ही रही होती है तभी उसे आसमान में प्लेन जाने की आवाज सुनाई दी। जेन तुरंत ही बीच पर आकर चिल्लाने लगती है लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं था। लकीली जेन को ब्रीफ केस के अंदर एक फ्लेयर गन मिल गई थी जिससे कि वो लगातार आसमान में मारती रहती है, पर अफसोस शायद से वो प्लेन वहाँ से दूर चला गया था। लेकिन फ्लेयर गन जैसे ही पानी में गिरी तभी जेन अपने ठीक सामने एक खतरनाक जानवर का स्ट्रक्चर बनते हुए देखती है और वो तो लगातार पानी के रास्ते से बीच पर आ रहा था। जेन तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। जेन ने तुरंत अपने अड्डे पर जाकर आग को बुझा दी क्योंकि शायद वो क्रिएचर और जानवर इसी आग की तरफ अट्रैक्ट हो सकता था। जेन अब तुरंत ही एक कोने में जाकर छुप गई थी जिससे कि वो क्रिएचर उसे देख न सके और अब वो खतरनाक जानवर बीच पर आके चारों तरफ खाने की चीजें ढूंढने लगा था। जेन अगर थोड़ा भी लेट करती तब वो जानवर उसे भी मार डालता, लेकिन वो सही समय पर एक सेफ जगह पे आके छुप गई और तब तक वो खतरनाक क्रिएचर पानी में भी वापस चला गया था। सुबह होने पर जेन वहाँ से निकलती है और बीच पर आ जाती है। जेन ने जब वहाँ पर रहने वाली फैमिलीज की फोटोज को देखा तब वो नोटिस करती है कि ठीक पीछे किसी की आंखें दिखाई दे रही हैं। ये हो न हो जरूर उसी खतरनाक क्रिएचर का होगा जिसने कि शायद उन फैमिली मेंबर्स को भी खत्म कर दिया है। अब तो जेन को किसी भी तरीके से इस जगह से बाहर निकलना ही होगा क्योंकि उस जानवर की वजह से जेन की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है। जेन तो अलग अलग तरीके देखने लग जाती है कि कैसे वो इस जगह से बाहर निकल सके। उसने तो ब्रीफ केस के अंदर एक लाइफ जैकेट डाल दिया और उसे पानी में ले जाकर एक नाव की तरह यूज करने लगी, पर जेन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इतनी छोटी चीज की वजह से पूरा समुद्र पार नहीं कर सकती। थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसका ब्रीफ केस अपने आप ही पलट जाता है जिससे कि जेन को निराश होकर वापस किनारे पर आना पड़ा। अब जेन यहाँ पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में भी आने लगी थी, साथ ही साथ उसे डर था वही खतरनाक क्रिएचर का जो हर रात यहाँ पर आता। इसीलिए जब रात हो गई तब जेन अपनी जान बचाने के लिए उसी लकड़ी वाले खोखले एरिया में चली गई थी। अंदर तक जाने के बाद जेन जरा भी आहट किए बिना वहीं पर बैठी रही। रात होने पर वो क्रिएचर बीच पर आ जाता है और उसने तो लकड़ी के खोखले हिस्से पर लगातार वार भी किए जिससे कि उस खौफनाक जानवर को कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन यहाँ पर जेन उस जगह से बाहर निकलती ही नहीं। सुबह होने पर जब जेन ने निकल कर देखा तब उस क्रिएचर ने पूरी तरीके से उसके लकड़ी के ढांचे को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। इन सारी चीजों से जेन को अंदाजा होता है कि वो क्रिएचर कितना ज्यादा पावरफुल और खौफनाक हो सकता है। इसीलिए जेन को अपने प्रोटेक्शन का इंतजाम जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। जेन को इतना तो समझ आ चुका था कि शायद से वो क्रिएचर यहाँ पर खाना ढूंढने के लिए आता है और अगर उसे आसानी से खाना नहीं मिला तब वो उसके ऊपर भी हमला करके जेन को मार सकता था। इसीलिए जेन ने डिसीजन लिया कि वो सबसे पहले उस क्रिएचर को एकदम पास से देखेगी और उसके लिए कुछ खाने की चीजें जमा करेगी। जेन ने मछली के छोटे छोटे टुकड़े पानी में डालकर एक बड़ी मछली पकड़ने का ट्राई किया और वो तो कई घंटों की मेहनत के बाद इन सारी चीजों में कामयाब भी हो जाती है। यहाँ जेन के पास अब क्रिएचर के लिए कुछ खाना मौजूद था जिससे कि वो एक पेड़ के पास रख देती है। रात होने से पहले जेन ने रेत के अंदर काफी गहरा गड्ढा बना लिया था और वो उसके अंदर ही जाकर छुप कर निगरानी कर रही थी। कई घंटों तक वेट करने के बाद आखिरकार वो क्रिएचर वहाँ आ ही जाता है। जेन बनाए गए गड्ढे के अंदर ही सो गई थी और वो क्रिएचर तो खाने की तलाश में आकर उस लटकाई गई मछली को छीन लेता है और उसे बड़े खौफनाक तरीके से खाने लगता है। सुबह उठने पर जेन ने देखा कि उसकी मछली वहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कि उस खौफनाक क्रिएचर ने इसे भी खा लिया था। हालांकि जेन ने उस क्रिएचर को पास से देखा नहीं था, लेकिन वो उसके हाइट का अंदाजा लगाने लगी कि वो कितना बड़ा हो सकता है। अब अचानक जेन को पानी के अंदर उसके ही साथी की कटी हुई लाश मिली थी, जिससे कि वो जल्द से जल्द किनारे पर लेकर आ जाती है। जेन को ये बात समझ आ चुकी थी कि जब तक वो उस क्रिएचर को खाना खिलाती रहेगी तब तक वो उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। इसीलिए जेन ने अपने ही साथी की उस डेड बॉडी को पेड़ के ऊपर टांग दिया और एक और बार रात होने पर उसी गड्ढे में जाकर छुप
छुप गई। इस बार जेन ने डिसीजन लिया होता है कि वो उस क्रिएचर को पास से देखेगी, इसीलिए वो सोती ही नहीं। कुछ ही देर के अंदर ही अंदर वो खौफनाक क्रिएचर पानी से बाहर निकलता है और पेड़ पर लगाई गई उस डेड बॉडी को पकड़कर खाने लगता है। जेन ने पहली बार उस क्रिएचर को इतने पास से देखा था जो बहुत ही ज्यादा डरावना और खौफनाक होता है। उसका ऑलमोस्ट बॉडी स्ट्रक्चर किसी इंसान जैसा था, लेकिन उसके फेस पर दोनों आंखें काफी बाहर निकली हुई होती हैं। एक समय पर तो वो क्रिएचर जेन के काफी ज्यादा पास आ चुका था, जहाँ पर वो गड्ढे के अंदर छुपी हुई होती है, लेकिन जेन ने जरा भी आहट नहीं की, नहीं तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। उस क्रिएचर ने तो लिटरली जेन के ऊपर अपना एक पैर रखा और दूसरी तरफ चला गया। जेन की जान भी यहाँ पर बाल बाल बची थी। सुबह होने पर जेन सबसे पहले अपना पेट भरने के बजाय उस क्रिएचर का पेट भरने का इंतजाम करने लगी होती है, क्योंकि अब तो सारी मछलियां भी खत्म हो चुकी हैं जो वो क्रिएचर को ऑफर कर सकती थी। जेन ने जब उस क्रिएचर को देखा तब उसे उसकी हाइट का अंदाजा तो हो गया था, इसीलिए वो दो पेड़ों के ऊपर अपने लिए सोने की जगह बना रही होती है और इसकी हाइट क्रिएचर की ऊंचाई से काफी ज्यादा ऊंची होगी, जिससे कि वो खतरनाक जानवर जेन तक पहुंच ही ना सके। जेन को लग रहा था कि अगर उस क्रिएचर से ऊंचाई पर होगी तब वो उसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी होती है। रात होने पर जब जेन अपने बनाए गए झूलों के ऊपर सो रही थी तभी वो क्रिएचर वहां आ जाता है और जेन को देख लेता है। हालांकि ऊंचाई होने के कारण वो जेन के झूले तक पहुंच नहीं पा रहा था, पर अब उसने गुस्से में आकर पेड़ को ही उखाड़ दिया होता है, जिससे कि जेन नीचे गिर गई थी और अब वो लगातार पूरी जोर लगाकर भागने लग जाती है, क्योंकि अगर उस क्रिएचर ने उसे पकड़ लिया तब वो उसे पानी में लेके जाकर मार देगा। जेन को इस वक्त किसी भी तरीके से अपनी जान बचानी थी, पर अब उस क्रिएचर ने लगातार जेन का पीछा करते हुए उसके पैरों को पकड़ लिया और उसे अपने साथ जिंदा ही पानी के अंदर लेकर जाने लगा। जेन बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन वो क्रिएचर तो जेन को उठाकर पटक रहा था। तभी जेन के हाथ में उसका बनाया हुआ नुकीला हथियार आ जाता है, जिसकी मदद से उसने क्रिएचर को थोड़ा सा घायल कर दिया था। क्रिएचर घायल होने के कारण फिलहाल के लिए पानी में वापस चला जाता है। जेन अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहाँ से निकल आई थी, नहीं तो आज के बाद वो सुबह का सूरज कभी देख ही नहीं पाती। जेन को भी पैर पे काफी ज्यादा चोट लगी होती है, जिससे कि उस खतरनाक क्रिएचर ने ही काटा था, पर वो इन सारी चीजों को इग्नोर करके यहाँ से बाहर निकलने की तरकीब ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद ही जेन को अचानक पानी के अंदर एक लाइव बोट दिखाई दी थी, जिसकी तरफ वो लगातार तैरते हुए जाने लग जाती है। पास में जाने पर जेन को पता चला कि वहाँ पर तो उसके दो साथी मौजूद हैं जो उसी के साथ यहाँ पर फंस चुके थे। उनका नाम एलिस और क्रिश्चियन होता है। जेन तो जल्द से जल्द लाइव बोट में जाकर उनसे गले मिल के रोने लगी थी, क्योंकि उसे यहाँ अकेले फंसे हुए काफी हफ्ते बीत चुके होते हैं और जेन बहुत ज्यादा डर भी चुकी थी। जेन सबसे पहले एलिस और क्रिश्चियन की लाइव बोट को किनारे पर लेकर आकर उन्हें कुछ खाने के लिए देती है। एलिस और क्रिश्चियन भी कई दिनों से पानी में फंसे हुए थे, लेकिन अब आइलैंड पर पहुंचने के बाद वो थोड़ा सा सुकून फील करते हैं। लेकिन जेन ने उन्हें तुरंत ही बता दिया था कि ये आइलैंड पानी से भी काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि रात होने पर यहाँ एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर आता था जो सामने आने वाले किसी भी जिंदा जीव को मारकर अपने साथ लेकर जाता। हालांकि जेन के ये सारी बातें बताने के बावजूद भी एलिस और क्रिश्चियन उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं करते। वो बता रहे थे कि इतने दिनों के सफर के बाद वो इस आइलैंड पर पहुंचे हैं, तो अब वो वापस पानी के अंदर तो नहीं जाने वाले। जेन ने तो फोटोग्राफ्स के ऊपर भी उस क्रिएचर की आंखों को दिखाया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एलिस और क्रिश्चियन इसकी बातों पर भरोसा ही नहीं करते। जेन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने दोस्तों की जान कैसे बचाए, और अगर वो भी यहाँ पर रुकेगी तब वो उनकी तरफ मारी जाएगी। इसीलिए जेन ने एक बहुत ही टफ डिसीजन लिया। वो तो अकेले ही उनकी लाइव बोट को धक्का देते हुए पानी में उतारने लगी थी और उसे उनसे दूर लेकर जाने लगी थी। एलिस और क्रिश्चियन तुरंत ही उसे देख लेते हैं, इसीलिए वो दोनों जेन को पकड़ने लगे थे ये सारी चीजें करने से। एलिस ने तो जेन के सर के ऊपर काफी जोर से मार दिया था, जिससे कि वो लाइव बोट को छोड़कर तुरंत ही बेहोश हो जाती है। एलिस और क्रिश्चियन ने लाइव बोट अपने लिए वापस किनारे पर ला दिया था और रात होने पर जेन के हाथों को बांधकर पेड़ पर लटका दिया। जेन को जब होश आता है तब उसने नोटिस किया कि चारों तरफ अंधेरा हो चुका है और अब जो खतरनाक चीजें होने वाली हैं इसका अंदाजा तो जेन को पहले से ही था। वो तो एलिस और क्रिश्चियन को बोल बोल कर थक गई थी, लेकिन वो दोनों उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करते। एलिस तो यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद बीच के
किनारे पर थोड़ा वॉक कर रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये उसकी आखिरी वॉक है। अगले ही मोमेंट में पानी के अंदर से वही खतरनाक क्रिएचर बाहर निकलता है और एलिस पर हमला करके उसे पकड़ के पानी में लेकर जाने लगता है। हालांकि एलिस के चिल्लाने की आवाज सुनकर क्रिश्चियन उसकी मदद करने आ चुका था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। क्रिएचर ने एलिस को मार दिया और अपने साथ पानी की गहराइयों में लेकर चला गया। क्रिश्चियन ने अपनी आंखों से ये सारी चीजें पहली बार देखी होती हैं, जिसने कि उसे अंदर से हिला कर रख दिया था। पर ये बात तो जेन कब से कह रही थी, लेकिन वही दोनों नहीं समझ पाए। सुबह होने पर जेन ने देखा कि वो क्रिएचर ने एलिस की जान ले ली है और अब क्रिश्चियन तो इतना डर गया था कि वो पेड़ से नीचे ही नहीं उतरता। जेन ने क्रिश्चियन को काम डाउन होने के लिए कहा, क्योंकि वो क्रिएचर सिर्फ रात को ही आता था, दिन में वो दोनों आइलैंड पर सुरक्षित हैं। लेकिन अब जेन क्रिश्चियन को समझाते हुए कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। अब जाकर क्रिश्चियन को जेन की सारी बातें समझ में आ रही थी और वो उसके ऊपर भरोसा भी कर रहा था। वो दोनों मिलकर खाने पीने के सारे सामान अपने पास जमा करने लगे थे, जिससे कि वो लाइव बोट में बैठकर जल्द से जल्द यहाँ से दूर निकल सके। सारा सामान लाइव बोट में रखने के बाद जेन जब उसके अंदर जाती है, तभी उसने नोटिस किया कि बोट के अंदर काफी सारे इंसानी खून मौजूद हैं। जेन को इसका अंदाजा हो चुका था कि शायद से एलिस और क्रिश्चियन ने जरूर मजबूरी में आकर किसी दूसरे इंसान को मार दिया था, या तो उस लाइव बोट पर इतने लोगों की जगह नहीं थी, इसीलिए एक आदमी को मारना पड़ा। नहीं तो एक रीजन हो सकता है कि एलिस और क्रिश्चियन ने उस आदमी को खा लिया हो। अब जेन क्रिश्चियन के साथ लगातार लाइव बोट में बैठकर आगे बढ़ने लगी थी, पर तभी क्रिश्चियन ने नोटिस किया कि पानी के अंदर वही खतरनाक क्रिएचर मौजूद है जो उनकी बोट पर लगातार हमला कर रहा था। जेन और क्रिश्चियन अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पर तभी क्रिएचर ने लाइव बोट को फाड़ते हुए जेन को पानी के अंदर खींच लिया था। वो जेन को अपने साथ लगातार पानी के अंदर लेकर जाता रहता है और अब जाकर हमें उस खतरनाक क्रिएचर का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया गया, जो ऑलमोस्ट इंसानों की तरह होता है, लेकिन वो किसी जानवर का मिक्सअप था। जेन कुछ नहीं समझ पा रही थी कि वो उस क्रिएचर से कैसे छुटकारा पाए, इसीलिए अब उसने अपने पास में रखे गए एक छोटे चाकू की मदद से उस क्रिएचर के बॉडी पर हमला कर दिया, जिससे कि वो जेन को छोड़ देता है। क्रिश्चियन भी तुरंत ही जेन को बचाने के लिए पानी के अंदर आ चुका था, बट जेन तो खुद ही सही सलामत बाहर निकल जाती है। और बदकिस्मती की बात ये थी कि उस क्रिएचर ने गुस्से में आकर जेन को नहीं बल्कि अब क्रिश्चियन को पकड़ लिया था। क्रिश्चियन क्रिएचर से अपने आप को छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब उस क्रिएचर ने तो क्रिश्चियन को पकड़कर उसी बड़े वाले गड्ढे में लेकर चला गया था, जो कि पानी के एकदम तल पर मौजूद होता है। और अब तक तो क्रिश्चियन अपना दम भी तोड़ चुका होगा। जेन ये सारी चीजें देखकर एकदम दंग रह जाती है। जेन तुरंत ही अपनी जान बचाकर किनारे पर वापस आने लग जाती है, लेकिन अब क्रिश्चियन और एलिस के जाने के बाद वो पूरी तरीके से फिर से अकेली हो जाती है। एटलीस्ट वो दोनों उसके साथ मौजूद थे तो जेन को थोड़ी सी हिम्मत मिल रही थी, लेकिन इस वक्त वो इस आइलैंड पर अकेली है। जेन समझ चुकी थी कि वो क्रिएचर पानी में भी हम पर हमला कर सकता है, इसीलिए अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था उस क्रिएचर को खत्म करने का। जेन अब लकड़ियों की मदद से उसे नुकीला करके अपने लिए हथियार बना रही होती है, लेकिन ये लकड़ियां काफी ज्यादा कमजोर थी जो कभी भी टूट सकती हैं। इसीलिए अब जेन ने बड़ी हिम्मत करके दफन किए गए फैमिली मेंबर्स को निकाला और उनकी हड्डियों को नुकीला बनाकर उनसे हथियार बनाने लगी। नोटिस करने वाली बात ये होती है कि ये जेन अब वो जेन नहीं रही जो पहली बार आइलैंड पर आई थी। इन सारी डरावनी कंडीशंस ने उसके मन से डर हमेशा के लिए निकाल दिया था और अब उसे किसी भी कीमत में अपनी जान को बचाना है और आगे बढ़ना है। जेन तो अब बहुत सारे लकड़ी के टुकड़ों को एक सर्कुलर एरिया में बनाने लगी, जिसमें कि वो आग लगाकर उस क्रिएचर को यहाँ फंसा सके। यानी कि जेन ने डिसीजन ले लिया था कि वो किसी भी हालत में क्रिएचर को खत्म करके अपने दोस्तों की मौत का बदला लेकर ही रहेगी। सारी चीजें जेन के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही थी। यहाँ रात होने पर वो खतरनाक क्रिएचर अब धीरे धीरे पानी से बाहर निकलता है, लेकिन जेन इन सारी चीजों के लिए पहले से तैयार थी। उसने क्रिएचर को एक पर्टिकुलर स्पॉट पर बुलवाया और लकड़ी के चारों तरफ आग लगा दी, जिससे कि वो क्रिएचर बीचों बीच फंस जाता है। जेन ने इन सारी चीजों का मौका उठाकर उस क्रिएचर पर लगातार वार करने लगी। वो क्रिएचर तो आग से बहुत ही ज्यादा डर रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो जेन की चंगुल से निकलने में कामयाब होता है और जेन को लगातार उठा उठा कर पटकने लग जाता है। लेकिन तब तक जेन ने अपने बनाए
गए नुकीले हथियारों की मदद से उस क्रिएचर के बॉडी में काफी सारे डैमेजेस दे दिए थे, जिससे कि क्रिएचर का खून निकलने की वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। हालांकि जेन को भी बहुत ज्यादा चोट आई थी, पर अब चाहे कुछ भी हो जाए वो उस क्रिएचर को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। क्रिएचर घायल होकर जैसे ही नीचे गिरा तभी जेन तुरंत ही उसके पास आकर क्रिएचर का गला ही काट देती है और आखिरकार उसने अपने मरे हुए दोस्तों का बदला ले ही लिया। लेकिन यहाँ पर तो उससे भी बड़ा खतरा मौजूद था, क्योंकि जेन ने जिन लकड़ियों में आग लगाई थी वो अब धीरे धीरे जंगल के अंदर फैलने लग जाती है और अब पता नहीं जेन इन सारी चीजों से कैसे बचेगी। लेकिन इतने दिनों तक सरवाइव करने के बाद जेन के अंदर हिम्मत आ चुकी होती है कि वो किसी भी सिचुएशन का सामना करके आगे बढ़ सकती थी। और जंगल में आग लगना एक तरीके से जेन के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि निकलते हुए धुएं की वजह से कोई भी एरोप्लेन उसे स्पॉट कर सकता था। और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और अनोखी वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।